औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students of class 10th, hope that you will be okay by the grace of Almighty Allah. Dear students, today we will try to solve the questions of how do organisms reproduce. We have a question: what is the importance of DNA copying in reproduction? Reproduction में DNA copying की अहमियत क्या है? तो इसका आंसर है deoxyribose nucleic acid is a genetic material found in the chromosomes which are present in the nucleus of a cell. DNA एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो क्रोमोसोम्स में मौजूद होता है और जो क्रोमोसोम्स सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं. The DNA is the information site for making proteins. DNA जो है ये इंफॉर्मेशन साइट है प्रोटीन्स को बनाने के लिए. And each specific type of protein leads to the specific type of body design. और हर मखसूस किस्म का प्रोटीन जो है मखसूस किस्म के मखसूस किस्म का बॉडी डिज़ाइन बनाता है. Thus it is the DNA molecule, ये DNA molecule ही है that determines the body design, जो किसी इंडिविजुअल के बॉडी डिज़ाइन को डिटरमाइन करता है. Therefore it can be concluded, इसलिए इससे ये नतीजा निकाला जा सकता है that it is DNA that gets transferred from parents to offsprings and makes them looking similar. ये DNA ही है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होता है और उन्हें सिमिलर दिखाई देता है. वो सिमिलर दिखाई देते हैं, जैसे पेरेंट और ऑफस्प्रिंग जो है वो एक जैसे दिखाई देते हैं. तो यहाँ पे ये है दिस इज़ DNA replication, or this is we can say these are proteins, this is body structure. DNA, proteins, body structure. तो चलिए उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है why is variation beneficial to the species but not necessarily for the individual. स्पीशीज़ के लिए वेरिएशन बेनिफिशियल क्यों है लेकिन इंडिविजुअल के लिए नहीं. वेरिएशंस आर बेनिफिशियल to the species than individual because sometimes for a species the environmental conditions change so drastically that their survival becomes difficult. Variations फ़ायदेमंद हैं स्पीशीज़ के लिए क्योंकि कभी कभी एक स्पीशीज़ का इन्वायरमेंट जो होता है, माहौल जो होता है या माहौलियाती सूरत हाल होती है वो इतनी ख़तरनाक तरीके से बदल जाती है कि उनका जीना मुश्किल होता है. मसलन if the temperature of water increases suddenly then most of the bacteria living in that water would die. अगर पानी का दर्जा हरारत अचानक बढ़ जाता है तो पानी में रहने वाले अक्सर बैक्टीरिया मर जाते हैं. Only few variants that are resistant to heat would be able to survive. सिर्फ कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, जो ज़्यादा हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, वो ही सर्वाइव कर सकते हैं, वही इस काबिल होते हैं कि वो सर्वाइव कर सकें. However, if these variants were not there, अगर ये वेरिएंट्स वहाँ नहीं होंगे then the entire species of the bacteria would have been destroyed. तब तो सारी की सारी स्पीशीज़ जो बैक्टीरिया की है तबाह हो चुकी होगी. Thus these variants help in the survival of species. लिहाजा ये वेरिएंट्स जो हैं ये इस स्पीशीज़ की ज़िंदा रहने में मदद करते हैं. However, all the variants not necessarily beneficial for the individual organism. ये सारे वेरिएंट्स बेनिफिशियल नहीं होते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए. तो उसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास. क्वेश्चन है हाउ डज बाइनरी फिशन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिशन. बाइनरी फिशन मल्टीपल फिशन से कैसे मुख्तलिफ है? तो आंसर है इन द बाइनरी फिशन ए सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल हाउस. बाइनरी फिशन में एक सेल 2 इक्वल हाउस में डिवाइड होती है
जैसे एमोबा और बैक्टीरिया डिवाइड होता है बाइनरी फिशन के ज़रिए। यहाँ पे देखिए आप, दिस इज़ पेरेंट सेल, दिस इज़ न्यूक्लियस डिवाइड्स, दिस इज साइटोप्लाज्म डिवाइड्स, एंड दीज आर द टू डॉटर सेल्स। हियर वी से टू डॉटर सेल्स। उसके बाद बाइनरी फिशन इन एमीबा कैसे होता है? इन मल्टीपल फिशन ए सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली। जो मल्टीपल फिशन होता है इसमें एक सिंगल सेल जो होता है मैनी डॉटर सेल्स, बहुत सारे डॉटर सेल्स में बिल तरतीब डिवाइड होता है। एमीबा एंड प्लाज्मोडियम जो है ये डिवाइड होते हैं बाय द मल्टीपल फिशन। सो मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम, ये जो नीचे आपको ये शक्ल दिखाई देती है, दिस इज द मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। एक ऑर्गेनिज्म को कैसे फ़ायदा मिलता है अगर ये स्पोर्स के ज़रिए रिप्रोडक्शन करता है? देयर आर मैनी एडवांटेजेस, बहुत सारे फ़ायदे हैं। इफ़ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस, अगर एक ऑर्गेनिज्म स्पोर्स के ज़रिए रिप्रोडक्शन करता है तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा क्या है? लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन वन स्पोरेंजियम। एक स्पोरेंजियम में बहुत सारे स्पोर्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ईजिली बाय एयर टू फार ऑफ प्लेसेस टू अवॉइड कंपटीशन एट वन प्लेस। ये स्पोर्स जो हैं ये आसानी से दूर दूर तक पहुंच जाते हैं हवा के ज़रिए। तीसरी बात जो है, स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन अंडर फेवरेबल कंडीशंस। ये स्पोर्स जो होते हैं इनके ये थिक वॉल से कवर होते हैं ताकि इनमें डिहाइड्रेशन ना हो अंडर फेवरेबल कंडीशंस, टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन अंडर फेवरेबल कंडीशंस। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, तो ये थे 3 पॉइंट स्पोर्स के बारे में। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू थिंक ऑफ रीजन्स वाई मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन। जो मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे रीजनरेशन के ज़रिए नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म देते हैं? तो इसका आंसर है सिंपल ऑर्गेनिजम्स सच एज हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो हैं जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया है और कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स, ये इस काबिल हैं कि वो नए इंडिविजुअल्स बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन अमल के ज़रिए, द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्शन एज दियर entire formation of new organisms from its body parts. Simple organisms can utilize this method. जो simple organisms हैं वो इस मेथड को इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं? मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एज दियर entire body is made up of similar kind of cells, क्योंकि उनकी सारी बॉडी जो है सिमिलर एक ही किस्म की सेल्स की बनी होती है। इन विच, जिसमें एनी पार्ट ऑफ दियर बॉडी, उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट जो है can be formed by growth and development. However, complex organisms have organ system level of organization. जो complex organisms होते हैं उनमें organ system level organization का होता है। All the organ systems of their body work together. उनके बॉडी का जो सारे organ system हैं वो इकट्ठे काम करते हैं as an interconnected unit. They can regenerate their body lost parts such as skin, मसल, ब्लड एक्स्ट्रा। जो पार्ट्स बॉडी लूज़ करती है उनको वो रिजनरेट कर सकते हैं, जैसे कि स्किन को, मसल्स को, ब्लड को। हाउएवर दे कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रिजनरेशन। लेकिन वो नए इंडिविजुअल्स को रिजनरेशन के ज़रिए जन्म नहीं दे सकते हैं या पैदा नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए प्लांट हार्मोन। इनमें से प्लांट हार्मोन कौन सा है? तो यहाँ पे 4, इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, ऑस्ट्रोजन है और साइटोकाइनिन। इसमें जो साइटोकाइनिन है ये वाला जो है साइटोकाइनिन, दिस इज़ द प्लांट हार्मोन। तो और क्वेश्चन नंबर 5 है फिर, वाई डीएनए कॉपिंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जो डीएनए कॉपिंग है ये रिप्रोडक्शन का एसेंशियल पार्ट क्यों है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक जो कॉपिंग है ये एसेंशियल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन है एज इट पासिस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पास करती है। इट डिटरमाइन्स द बॉडी डिज़ाइन ऑफ एन, ये एक इंडिविजुअल के बॉडी डिज़ाइन को जाहिर करता है। द रिप्रोड्यूसिंग सेल्स प्रोड्यूस ए कॉपी ऑफ दियर डीएनए थ्रू सम
केमिकल रिएक्शंस, ये रिप्रोड्यूसिंग सेल्स जो हैं ये अपने डीएनए की एक कॉपी प्रोड्यूस करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए, एंड एज ए रिजल्ट इन 2 कॉपीज़ ऑफ डीएनए, और रिजल्ट ये निकलता है कि 2 कॉपीज़ बनते हैं डीएनए के। द कॉपिंग डीएनए ऑलवेज टेक्स प्लेस अलोंग विद द क्रिएशन ऑफ द एडिशनल सेल्यूलर स्ट्रक्चर। ये डीएनए कॉपिंग जो होती है इससे एक एडिशनल सेल्यूलर स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये प्रोसेस जो है दिस इज़ देन फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द सेल, और उसके बाद सेल का डिवीजन होता है, सेल डिवाइड होती है, और 2 अलग सेल्स, 2 न्यू सेल्स बनते हैं। So I think, dear students, it's enough for today. Hope that you will watch this video with concentration and try to understand the things well. Thanks. Stay home, stay safe, and stay blessed.